हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा पर। मित्रों, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने लगन के साथ पढ़ाई पे लगे होंगे। दोस्तों, हमने 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और बेहतरीन तरीके से किए थे। आप लोग का रिप्लाई भी आया था। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, भैया मैम क्लास क्यों नहीं ले रही हैं। मैम क्लास ले तो रही हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करिए भैया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 31st क्वेश्चन से। और आप लोग इससे पहले एक बार शेयर कर दें, जिससे कि बच्चों को पता चले कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। 31st क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ फैक्ट्स भी लेते चल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर पढ़ते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं एक बार। आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, चेक करिए, विधिवत पूरा एक एक टॉपिक को लेकर हमने पढ़ा है साइंस में। दोस्तों, साइंस को पूरा हम लोग उधेड़ कर रख दिए हैं, इतना समझ लीजिए। आपके यूपी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और धमाकेदार तरीके से शेयर किया करिए। चलिए दोस्तों, आज का 31st यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है राजन सीरीज में, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। दोस्तों, अपश्रव्य और पराश्रव्य आपको पता है, जो पराश्रव्य होता है दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से अधिक यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि होती है। हर्ट्ज क्या है दोस्तों? जो ध्वनि है उसका मात्रक है हर्ट्ज, याद रखेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, है ना। हर्ट्ज उसका मात्रक होता है, वही है। और अपश्रव्य क्या है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम, जिसको राइनोसोरस, जो हमारे घर के चूहे हो गए, जब हमारे यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना, तो सबसे पहले या फिर कह लीजिए 6 7 8 घंटे पहले उनको जानकारी मिल जाती है। कुत्ते हो गए दोस्तों, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे सुनते हैं। जैसे आपको पता होगा, सुबह सुबह आप या फिर रात में देखते होंगे, कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जैसे व्हेल हो गया, व्हेल मछली दोस्तों यह कह लीजिए कि यह दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि तरंग सुनती है ना। बहुत दूर से ही सुन लेती है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में क्षेत्र में ये आपस में बातें करती हैं। सोच लीजिए, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के माध्यम से, है ना। तो इस तरह होता है। तो याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अपश्रव्य बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं भैया? हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरंग की आवृत्ति चाल किसी तरंग की आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। दोस्तों, हमने आपको बताया था n इक्वल टू होता है 1/t, इसको इधर लिख लीजिए। और एक आप हमने आपको बताया था कि एक और होता है जो v होता है, वेग, v इक्वल टू लेमडा क्या होता है? हमारा दूरी होता है दोस्तों, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, या फिर कह लीजिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लेमडा। एन लेमडा बराबर एन इंटू लेमडा आ जाता है, यही आता है एन लेमडा। अब एन क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है। और वी क्या है? हमारा चाल है। और लेमडा क्या है भैया? हमारा हमारे दो नोडों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि तरंग दैर्ध्य है ना, यही तो होता है, याद रखेंगे। अब देखिए, एन है तो एन के प्लेस पे एन बराबर कितना होता है? 1/t होता है आवर्तकाल में, तो एन के प्लेस पे 1/t रख सकते हैं, यानी कि v इक्वल टू लेमडा अपान में टी। यानी कि साफ साफ यह हमको पता चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम। दोस्तों, वही तो है सेम। जो चाल है उसे हम किससे दिखा दिए? v से दिखा दिए। और जो हमारा यह दूरी है उसे हम किससे दिखा दिए भैया? उसे दिखा दिए लेमडा से, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा वही भैया जो हमारे हाथों की मजबूती के साथ होती है। जैसे आप हाथ से कोई काम करते हैं, मतलब मैकेनिकल काम करते हैं, मैकेनिक्स वाला, जैसे मैकेनिक्स होते हैं ना, लोहे लक्कड़ से छेदी हथौड़े बहुत सारे होते हैं ना, आपके जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, जितने भी हो गए, यह सब क्या है? यह सब मैकेनिकल है, मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिक्स वाला सिस्टम है। यानी कि जिसको हम टच करके काम करें, यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड सारे काम। यानी कि दोस्तों, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने में की जो क्षमता होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे मशीनों से हो गया, अगर आप टच करके कोई काम कर रहे हैं, अपने मसल के द्वारा काम कर रहे हैं, ये सब यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आ जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिध्वनि, अभी हमने कल ही आपको बताया था, जो प्रतिध्वनि होती है वो दूरी कितनी होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, परावर्तक होने के लिए, या फिर परावर्तित ध्वनि हमको दोबारा सुनने के लिए वह कितनी दूरी होना चाहिए मिनिमम? तो बता देंगे दोस्तों, मिनिमम हमें होना चाहिए कम से कम 16.6 मीटर। अगर आप किसी रूम में पैक हैं, उस रूम में सामान वगैरह नहीं रखा है, नया रूम बना है या फिर पेंटिंग नहीं हुई है, तो आप इसको आजमा सकते हैं। अगर आप 16.6 मीटर के आसपास में या फिर उतने डिस्टेंस पे खड़े हैं,
उसमें बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो सुनाई देगी मित्रों, वो कैसी सुनाई देगी? बिल्कुल गूंजती हुई सुनाई देगी। अगर आप 2-3 बार बोल लेंगे तब गूंजेगी। अगर एक बार बोल के 16.6 या फिर कह लीजिए 17 सेकंड तक या फिर 1/17 सेकंड तक रुक जाते हैं, तो वह ध्वनि आपको वापस से नहीं सुनाई देगी। एक बार बोलेंगे, 1/17 सेकंड तक रुक जाइए और 16.6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े रहिए, तो वह ध्वनि आपको सुनाई देगी। कैसी? प्रतिध्वनि, जिसे हम क्या बोलते हैं? गूंज बोलते हैं। है ना मित्रों? याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिराएँ क्या हैं? इसका मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, शिराएँ नलिकाओं का समूह होती हैं, जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। जैसे बोलते हैं ना, शिराएँ हो गया, धमनियाँ हो गई। तो शिराएँ जो होती हैं, वो अशुद्ध खून का वाहक होती हैं। हमने आपको बताया था, बायाँ अलिंद, नीचे दायाँ निलय। बायाँ अलिंद में दोस्तों शिराओं से जो ब्लड आता है, अशुद्ध आता है। फिर वो बायाँ अलिंद से कह लीजिए, 1 मिनट दोस्तों, दायाँ अलिंद है ना, पहले दायाँ अलिंद, सॉरी, दायाँ अलिंद होता है ना, इस तरह बनता है, संरचना बनाते हैं, देखिए। यहाँ पे दायाँ अलिंद होता है, यहाँ पे आपका दायाँ निलय होता है, यहाँ पे बायाँ अलिंद होता है, यहाँ पे बायाँ निलय होता है। और बायाँ जो आपका बायाँ निलय है दोस्तों, इसी के पास हमारा दिल होता है। याद रखेंगे, इधर लंग्स होता है हमारा। यहाँ से जो शिरा होती है, इसमें आया, दायाँ अलिंद में, दायाँ अलिंद से दायाँ निलय में आया, यहीं पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब यहाँ से शिराएँ होती हैं जो दोस्तों इसको ले जाती हैं कहाँ पे? धमनियाँ जो होती हैं दोस्तों, सॉरी, शिराएँ जो होती हैं दोस्तों कहाँ पे ले जाती हैं? लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स इसे प्योर करता है। अब लंग्स प्योर करके दोस्तों कहाँ भेजता है? बायाँ अलिंद में, बायाँ अलिंद से फिर बायाँ निलय में। बायाँ अलिंद क्या काम करता है दोस्तों? ये महाधमनियों की सहायता से पूरे शरीर में सर्कुलेट करवा देता है ना? याद रखेंगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। फिर पूरे बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद वो शिराओं के माध्यम से फिर लंग्स में आता है। लंग्स इसे फिर प्योरीफाई करता है, फिर वही क्रिया चलती रहती है। हमने बताया हुआ है पूरा डायग्राम के साथ, आप देख लीजिए एक बार। 36 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि जो हमें करने से, जैसे कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्या कहता है? प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि जो एक्शन होगा वह विपरीत होगा उसके रिएक्शन के दोस्तों। याद रखेंगे, जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन मिलेगा। जैसे आप जब चलते हैं तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप चल ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन को पीछे ढकेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ता है तो भी ज़मीन को पीछे ढकेलता है। हम पानी में तैरते हैं तो हम पानी को क्या करते हैं? पीछे करते हैं। तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है दोस्तों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है दोस्तों, वो हमें जो है कि बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो दोस्तों होता है, वो हमें बताता है बल का फार्मूला, F=ma, है ना? और जो थर्ड लॉ होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए होता है ना? जो पहला लॉ होता है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, याद रखेंगे। एंड दोस्तों, कोई चीज़ अगर विराम में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई चीज़ चल रही है तो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उसे फोर्स लगा के रोका ना जाए, है ना? तो यह होता है। तो याद रखेंगे, प्रतिक्रिया क्रिया के 2 उदाहरण दे देंगे आप। बंदूक से गोली चलाना, नाव से बाहर निकलते समय नाव को पीछे ढकेलना, चलना, पानी में तैरना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हैं, मतलब कि एग्जाम्पल है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताइए। तो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हमने कितनी बार बता चुका है इसको। सॉरी, 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? दोस्तों, श्रव्य तरंगे हमारे कान को सुना जा सकता है। अगर बोला जाए कि सुग्राही जो रातों में जहाँ पे पब्लिक रहती है, रात में का ये कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे पब्लिक रहती हो रात में, उसकी जो कह लीजिए डेसिबल होता है वो कितना होता है? तो बता देंगे 45 डेसिबल होता है ना दोस्तों? याद रखेंगे। लेकिन जो WHO, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वह 45 ही यह किया है, फिट किया, मतलब कह लीजिए कि वह श्योर किया है कि इससे ऊपर की ध्वनि अगर हम लोग सुनते हैं तो हमें, हमारे लिए दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर 90 के ऊपर ध्वनि हम सुनते हैं, 90 डेसिबल के ऊपर, तो हम बहुत जल्द हमारे कान वगैरह कह लीजिए कि खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर 120 के आसपास ध्वनि सुनते हैं दोस्तों तो पागल हो जाएंगे, है ना? जैसे कि कंजेस्टेड एरिया, जैसे कि आप कभी जाते हैं रोड वगैरह पे, तो जो हम गाड़ी वगैरह गाड़ी, बड़े बड़े व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स जो चलते हैं, है ना? तो वो सब क्या है? वो सब हमें 90 के ऊपर डेसिबल की ध्वनि देते हैं, है ना? जिससे कि हमारे कान वगैरह, पर्दे वगैरह, कान के जो होते हैं, जो लिक्विड वगैरह होती है, वो सूख सकती है और कान खराब हो सकता है। तो यही बोला है, आप सब तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, याद रखेंगे। किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के ध्वनि को हमारे कान सुग्राहिता तरीके से सुन सकते हैं।
किस प्रकार के, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ भैया सुन सकता है? तो वही बताया था हमने, पराश्रव्य तरंग दोस्तों। इसमें कुत्ता की बात हमने कर लिया था क्या अपश्रव्य में, तो उसके लिए माफ करिएगा एक बार, हमें हमने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर मुंह से निकल गया होगा भैया। तो याद रखेंगे अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो कुत्ता नहीं सुनता है भैया, है ना, केवल राइनोसोरस, याद रखेंगे। इसके बाद जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों, वो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, बहुत प्रकार के जानवर, व्हेल हो गया, यह सब सुनते हैं मित्रों, है ना, याद रखेंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति करते हैं मित्रों, है ना, याद रखेंगे, सरल आवर्त गति। तरंग की बात कर रहा है ना, तरंग का मतलब क्या, प्रकाश तरंगे, चुंबकीय तरंगे, एक्स रे, वाई गामा रे, यही सब तो होते हैं, यूवी रेस, तो ये सब हो गए तरंगे। अगर यहाँ पे ध्वनि तरंग की बात करता है, ध्वनि तरंग में दोस्तों पता सॉरी, ध्वनि तरंगों में आपको पता है मित्रों कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसमें अगर वह किसी माध्यम में संचरित कर रहा है तो वह उसके कण कैसे होंगे, पैरेलली चलेंगे। लेकिन प्रकाश तरंगों में पैरेलली भी होता है, मतलब कि चुंबकीय तरंगे, कह लीजिए प्रकाश तरंगों में दोस्तों पैरेलली भी कण अपना ट्रेवल करते हैं और लंबवत भी। इस वजह से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों के लिए मान्य होता है। लेकिन अगर अनुदैर्ध्य की केवल बात करें तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, न कि अनुप्रस्थ, याद रखेंगे, क्योंकि वो केवल ठोस हुआ या फिर केवल माध्यम में चलती हैं, ठोस द्रव गैस में, वो निर्वात में नहीं संचरित हो पाती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को भैया तरंगदैर्ध्य कहते हैं। वही तो होता है तरंगदैर्ध्य। जैसे हमने आपको बोला ना कि नोड, जैसे कि यह आपका एक नोड है, यहाँ से निकली ध्वनि, यहाँ से निकली और ऐसे, तो यहाँ से लेकर ये वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन जो है ओ से लेकर और यहाँ तक की पूरी एक लेमडा हो गया, मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ, यह हो गया एक तरंगदैर्ध्य कंप्लीट हुआ। यही होता है हमारा क्या, डिस्टेंस, लेमडा से दिखाते हैं, है ना, लेमना, लेमडा, लेमना नहीं, लेमना तो दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है भैया। 43 का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसमें लिखा है, तो हम डायरेक्ट आपको पढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको कुछ बताते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका जो माइंड है केवल इस बात पे ना जाए कि सर केवल पढ़ के सुना रहे हैं, नहीं, पढ़ने की तो मेरी आदत ही नहीं है, है ना? तो याद रखेंगे, एक कंपन में चली गई दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। 42 का क्वेश्चन का आंसर आयाम हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना, जैसे हमने बोला था ना भैया, n बराबर 1/t होता है, 1/t होता है। तो अगर आपसे बोला जाए एक कंपन में या फिर एक सेकंड में जो समय व्यतीत होता है वह कितने आवृत्ति के बराबर होता है? तो एक एक आवृत्ति, है ना, तो याद रखेंगे मित्रों। हमने एक और फॉर्मूला आपको बताया, v इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा, एन बराबर क्या है 1/t, तो v इक्वल टू लेमडा अपन टी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इससे। इस पे आपका कह लीजिए कि क्वेश्चन वगैरह आते हैं टेट वगैरह में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं भैया? एक कंपन में लगा हुआ समय, यानी कि n बराबर 1/t, तो आवर्तकाल ही तो हुआ, याद रखेंगे मित्रों। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया लेमडा इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि तरंगदैर्ध्य, वेग और आवर्तकाल में समय, तो इसको निकाल लेंगे आप। तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होता है, तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल, वही बात है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय बोलिए, या फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय बोलिए, है ना, तो वही तो लिखा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल, तो वही बात हो गया 45 का। अब देखिए यहाँ पे बस पलट दिया है उसको, 46 में भी वही काम किया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या है तरंगदैर्ध्य है, समय आवर्तकाल है, यहाँ निकल सकता है सॉरी। आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है ना। आयाम का मात्रक क्या होता है मीटर होता है मित्रों, सॉरी, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा सॉरी मित्रों, थोड़ी असुविधा के लिए खेद है मुझे, है ना, थोड़ी सी कफ जो है परेशान कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आयाम से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो हमने आपको विधिवत बताया हुआ है सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण में दोस्तों यह होता है कि जो सन होता है, सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, उस समय जो मून की छाया है वो पृथ्वी पे बनने लगती है, तो इस वजह से कहते हैं यह सूर्य ग्रहण है ना दोस्तों। लेकिन अगर
पृथ्वी बीच में आ जाती है मून और सन के, तो उस समय जो सन की छाया होती है वो पूरा का पूरा कह कह लीजिए कि हमारा मून पे बनता है और मून नहीं दिखाई देता है ना, एक पार्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स 2 होते हैं। सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स का मतलब भैया चंद्र ग्रहण, है ना? दोस्तों अगर बोला जाए अर्थ से जो मून होता है कितना उसका भाग दिखाई देता है, तो बोलेंगे 59% भाग दिखाई देता है। 3,86,000 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है मित्रों। वहाँ से जो प्रकाश की लाइट है लगभग 2 मिनट के आसपास में हमारे अर्थ पे आती है। ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। जो कह लीजिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा उसका तूफान का कारण बनता है, एक अर्थ पे तूफान बनते हैं। तूफान इन द सेंस दोस्तों ज्वार भाटा। जो ज्वार भाटा आते हैं, पानी जब नीचे आई तो ज्वार पीछे की तरफ उठी तो भाटा होता है। ये ज्वार भाटा जो होता है दोस्तों, वह सन और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण ही होता है ना? जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, अर्थ, मून और सन, आपके तीनों, तो उसमें ज्वार भाटा आता है मित्रों। तो यह चीज़ याद रखेंगे। हमने आपको बता दिया सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्या बोलता है? प्रकुंचन दाब क्या है? मित्रों एक चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा और कोऑपरेट करिएगा, है ना? गले में बोलने की वजह से झंझनाहट होती है। इस समय तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी और दिक्कतें आ जाती हैं, फेस करने पड़ जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, आपके लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो प्रकुंचन दाब क्या है? जो तो दोस्तों प्रकुंचन दाब आप समझ रहे हैं? जो प्रकुंचन दाब होता है, वह ऊपरी सीमा जो रक्त होती है, रक्त दाब की ऊपरी सीमा है एक, जो हृदय के संकुचन अवस्था को व्यक्त करती है। याद रखेंगे मित्रों, संकुचन होता है, एक शिथिलन होता है। शिथिलन जो होता है दोस्तों निचली सीमा में होता है। जैसे 120/80, 120 जो है वह रक्तदाब का ऊपरी सीमा है और 80 जो है निचली सीमा है। है ना? याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्रों। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो वही 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को वह सुन सकता है। दोस्तों 1 हर्ट्ज में एक कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। सॉरी मित्रों, थोड़ी सी आपको अगर दुविधा हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा और अपनी पढ़ाई को आप थोड़ा सा स्मूथ वे में लेके चलते रहिए। एग्ज़ाम होगा, आप इसका ध्यान ना करें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा दोस्तों, है ना? तो चलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और सर के लिए थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, है ना मित्रों? और जो बच्चे यहाँ पे कमेंट वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं भैया, व्हाट्सएप पे जो नम देते हैं अपना सब क्वेश्चन वगैरह लगाने के लिए, तो उनके क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं। हमको जिस दिन समय मिला हम कॉपी पे नोट करके उसको करा देंगे सारा का सारा। तो आप लोग भी अगर व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे कि इस समय हम अगर बैठकर आपको करा सकते हैं तो उसको स्कैन कर कर हम पढ़ा दें पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपको प्रॉब्लम है सब कुछ आपको कराया जाए, जिससे कि आपके क्लासेस तो मिस ना हो। ठीक है ना? तो चलिए चलते रहिए, पढ़ते रहिए, आराम आराम से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर बहुत जल्द सही हो जाएंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से सारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, है ना मित्रों? चलिए धन्यवाद।